हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीचर साइंस क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो बायोलॉजी है उसमें हेरिडिटी चैप्टर। ये हेरिडिटी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ये हमारा इन शॉर्ट वीडियो होने वाला है, ठीक है। आज हेरिडिटी को एक ही वीडियो में हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी को। अगर बात करें सबसे पहले हेरिडिटी की, हेरिडिटी होता क्या है, हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी की प्रोसेस होती क्या है। तो भाई देखो, सिंपल सा है। आपने सुना भी होगा, जैसे कि आपके घर के बगल में जो पड़ोसी होते हैं या आप कहीं अपने मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, जो भी पहचान के लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई कि ये जो पर्सन है, मान लो तुमको कहेंगे कि ये जो बच्चा है बिल्कुल अपने मम्मी पे गया है, या कहेंगे कि ये बच्चे की जो आई के कलर्स हैं, तुम्हारे आँख के जो रंग है वो बिल्कुल इसकी मम्मी पे गया है, या नोज का जो आकार है, नोज का जो शेप है बिल्कुल इसके पापा पे गया है, लंबाई जो है बिल्कुल इसके पापा पे गई है, या इसकी लंबाई बिल्कुल मम्मी पे गई है, ठीक है। ऐसा सुनने को मिलता होगा भाई, जरूर मिलता है, ठीक है। यही क्या है भाई, हेरिडिटी है। यानी कि पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके चाइल्ड में, उसके संतान में कुछ गुण जाते हैं, कुछ ट्रेट्स जाते हैं, जैसे कि हाइट, हेयर का कलर, कलर ऑफ हेयर, नोज का शेप ऑफ नोज, चिन का शेप, ईयर का शेप, ठीक है, शेप ऑफ ईयर। तो इन ट्रेट्स का, इन कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से उसके संतान में जाना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। जैसे कि आप इमेज में भी यहाँ पे देख सकते हो कि पेरेंट्स से उसके संतान में कुछ गुण जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हाइट हो गया, मान लो हेयर का कलर हो गया, नोज का तुम्हारा शेप हो गया, नोज का क्या हो गया, शेप हो गया, चिन का शेप हो गया, ईयर का शेप हो गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों का, इन ट्रेट्स का, इन लक्षण का, इन कैरेक्टर का जाना पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके चाइल्ड में, यही क्या कहलाता है भाई, सिंपल सा हेरिडिटी कहलाता है, ठीक है। क्लियर है हेरिडिटी क्या, और पेरेंट्स से उसके चाइल्ड में कुछ गुणों का जाना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे वेरिएशंस क्या होते हैं, ठीक है। अगर बात करें वेरिएशन की, देखो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पूरे डिटेल में जो है क्लासेस में पढ़ रखी है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुरंत जाइए पहले उसको देखिए। नेक्स्ट, वेरिएशंस क्या होते हैं भाई, हम सिंपली कह सकते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आने वाली जनरेशन में नहीं जुड़ी है। ऐसा कौन सा ट्रेट्स है या कैरेक्टर है जो आने वाली जनरेशन में नया जुड़ा है। तो इस नए जुड़ने वाली चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, ट्रेट्स को ही क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। क्लियर, या ऐसे समझो, ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, मेल है फीमेल है, इनसे जो संतान उत्पन्न होता है वो जो है एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होता, ठीक है। माता पिता से जो संतान उत्पन्न होगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, वो एकदम अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होता, एग्जैक्ट जो है अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होता। हाँ भाई, मैंने यहाँ बताया कुछ लक्षण, कुछ कैरेक्टर, कुछ ट्रेट्स जो है मिल रहे हैं पेरेंट्स उसके संतान में, जैसे कि हाइट, हेयर का कलर, शेप का, नोज का शेप, ईयर का शेप, ये सारी चीज़ें, कुछ लक्षण जो है, कुछ ट्रेट्स जो है, गुण जो है मिल रहे हैं पेरेंट्स से उसके संतान में, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता पेरेंट्स के, ठीक है। एकदम सिमिलर, एकदम सेम नहीं होता पेरेंट्स के, उसमें कुछ क्या आती हैं, डिफरेंसेस आती हैं, कुछ बदलाव आती हैं, और इसी बदलाव को तो ही कहते हैं हम वेरिएशन। इसी बदलाव को, इसी डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं भाई, वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। आप देखो, अगर आपने अपनी ही बात करें तो हम, हाँ, हमारे में कुछ लक्षण जो है मिल रहे हैं अपने पेरेंट्स के, लेकिन हम क्या एकदम सेम जो है अपने पेरेंट्स के जैसे हैं, नहीं भाई, हम अपने सेम जो है पेरेंट्स के जैसे नहीं होते। पेरेंट्स से हमारे में कुछ बदलाव आते हैं, और इसी बदलाव को, इसी डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। क्लियर है बात। चलिए अब हम बात करेंगे जीवों में जो है कैसे कैसे वेरिएशन, किन किन वजहों से वेरिएशंस आ सकती है। देखो एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं,
उनको हम लेके चलेंगे, उनको हम समझेंगे। तो दिया हुआ है कि 12 लाल बीटल्स, ठीक है, 12 रेड बीटल्स रहते हैं, 12 रेड बीटल्स रहते हैं जो कहाँ रहते हैं, ग्रीन बुशल्स में रहते हैं, ठीक है, बुशल्स यानी कि झाड़ी में रहते हैं। 12 रेड बीटल्स हैं जो कि कहाँ रहते हैं, ग्रीन बुशल्स में, हरे झाड़ी में रहते हैं। अब ये 12 रेड बीटल्स क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। भाई जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया इनसे जो संतान उत्पन्न होंगे वो एग्जैक्ट पेरेंट्स के जैसे नहीं होंगे, बल्कि उनमें कुछ बदलाव आते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होंगे, इन 12 रेड बीटल्स में कुछ बदलाव आएंगे। क्या आएंगे बदलाव, यहाँ 12 रेड बीटल्स में जो है एक ग्रीन कलर का बीटल प्रोड्यूस हो जाएगा। किस कलर का बीटल प्रोड्यूस हो जाएगा, ग्रीन कलर का बीटल प्रोड्यूस हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे एक और दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यहाँ पे है तुम्हारे कौवे, क्या है, कौवे हैं, ये क्या करते हैं, बीटल्स को खाते हैं। अब तो दिक्कत हो गई भाई, ये कौवे हैं, ये क्या करते हैं, बीटल्स को खाते हैं। तो यहाँ पे हरा कलर का ये बीटल है और हरी कलर की झाड़ी है। तो इस बीटल्स के लिए तो आराम हो गया, क्या हो गया कि ये तो आराम से जो है झाड़ी में छुप जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई ग्रीन ये भी है, बुशल्स भी जो है तुम्हारे ग्रीन्स हैं, आराम से जाके ग्रीन में छुप जाएगा, कौवे को दिखेगा ही नहीं। लेकिन रेड वालों के लिए क्या हो गई, दिक्कत हो गई। कौवे क्या करेंगे, रेड बीटल्स को आसानी से देख लेंगे, उसको क्या करने लगेंगे, खाना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण रेड बीटल्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जो कौवे क्या करेंगे, रेड बीटल्स को, सारे रेड बीटल्स को खा लेंगे और रेड बीटल्स क्या हो जाएंगे, तुम्हारे नष्ट ही हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे, और ग्रीन बीटल्स आगे क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन वेरिएशंस होती है इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इस तरह से जो हमें वेरिएशन देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक चयन। देखो यहाँ पे जो नेचर के लिए अच्छा था, ग्रीन क्या था, नेचर के लिए अच्छा था, भाई झाड़ी में छुप गया। जो नेचर के लिए अच्छा होता है नेचर उसको सेलेक्ट करती है, और जो नेचर के लिए अच्छा नहीं होता नेचर उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा केस क्या हो सकता है, इसमें भी 12 रेड बीटल्स रहते हैं, ठीक है, वो भी कहाँ रहते हैं, हरी झाड़ी में रहते हैं, हरी झाड़ी में ही रहते हैं। ये भी रिप्रोड्यूस करेंगे जिसके कारण वेरिएशन जनरेट होगी, वेरिएशन क्या होगी, जनरेट होगी। और यहाँ पे क्या होता है, इस वेरिएशन के कारण क्या होता है, 12 रेड बीटल्स में एक ब्लू कलर के बीटल प्रोड्यूस हो जाते हैं। किस कलर के, ब्लू कलर के बीटल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। 12 रेड बीटल्स में क्या होते हैं, वेरिएशन के कारण एक ब्लू कलर के बीटल्स जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी एक दिक्कत है, दिक्कत हो गई, क्या हो गई, यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, अचानक से वो जो है गुजर रहा होता है, अचानक से वो आराम से अपना जा रहा होता है, लेकिन गलती से क्या होता है, इस बुशल्स पे इस ऑर्गेनिज्म का, इस जीव का क्या होता है, पैर पड़ जाता है। गलती से बाई चांस इस ऑर्गेनिज्म का, जीव का पैर जो है इस झाड़ी पे, इस बुशल्स में पड़ जाता है। और मोस्टली जो तुम्हारे रेड कलर के बीटल्स होते हैं क्या कर जाते हैं, इसके पैर पड़ने से डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ब्लू कलर वाला बीटल्स आगे बढ़ जाता है, रेड कलर वाले बीटल नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं, और ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, पैर पड़ जाता है, ठीक है, किसी जीव का गलती से पैर पड़ जाता है, जिससे मोस्टली रेड कलर के बीटल्स क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं, और ब्लू कलर का वाले बीटल्स क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस तरह से जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है, क्या हो रहा है, सडन एक्सीडेंट की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। भाई अचानक से गलती से किसी ऑर्गेनिज्म का पैर जो है यहाँ पे झाड़ी पे पड़ जा रहा है और रेड कलर के बीटल्स डेथ कर जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस में है, इसमें भी तुम्हारे 12 रेड बीटल्स हैं, ये भी क्या करते हैं, इसमें भी क्या है, 12 रेड बीटल्स हैं जो कहाँ रहते हैं, हरी झाड़ी में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे केस कुछ और देखने को मिलेगी हमें, क्या होता है
कि जो बुसल्स है, झाड़ी है, इसमें क्या है, कुछ रोग लग जाते हैं, या कहें पादप कुछ रोग लग जाते हैं, पादप रोग लग जाते हैं, जिसके कारण इस बीटल्स को क्या हो, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। भाई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो अच्छे से ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद फिर से क्या होता है, इस बुसल्स में, इस झाड़ी में पादप रोग जो है सही हो जाते हैं, डिजीज जो है सही हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो फिर से इनको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलती है, फिर से ये क्या कर जाएंगे, अपना ग्रो कर जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया जीवो में वेरिएशन किन किन कारणों की वजह से आ सकती है। पहला देखा नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर के लिए जो बेटर होता है नेचर उसको अडेप्ट करती है, जो नेचर के लिए बेटर नहीं होता उसको नष्ट कर देती है। नेक्स्ट देखा सडन एक्सीडेंट की वजह से, कि अचानक से क्या होती है, किसी ऑर्गेनिज्म, किसी जीव का पैर जो है बुसल्स में पड़ जा रहा है और ऑर्गेनिज्म क्या है, डेथ कर जा रहा है। थर्ड देखा कि जो बुसल्स है, झाड़ी, इसमें क्या लग जा रहे हैं, कुछ रोग लग जा रहे हैं, पादप रोग लग जा रहे हैं, जिसके कारण बीटल्स को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती और ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, और ये फिर न्यूट्रिशन जो है अच्छे से मिलने लगती है, पादप रोग खत्म हो जाता है, न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगी और ये बीटल्स ग्रो कर जाएंगे। इतनी बातें क्लियर है सभी को? चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मेंडल के बारे में। इसके बारे में, मेंडल के बारे में, इनका जन्म जो है 22 जुलाई, बर्थ की बात की जाए कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 में, 22 जुलाई 1822 में हुआ था। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था भाई? ऑस्ट्रिया के बुर्न शहर के एक छोटे से गांव सिलसिया में हुआ था, सिलसिया में हुआ था। ठीक है, मार्टर ऑस्ट्रिया के छोटे से गांव, ऑस्ट्रिया के बुर्न शहर के एक छोटे से गांव सिलसिया में हुआ था। जब उनकी सेकेंडरी एजुकेशन जो है कंप्लीट हो गई तो बुर्न शहर के एक चर्च में वो मॉन्क के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ, यानी कि पादरी के रूप में उनका चयन हुआ, नियुक्ति हुई। फिर वहीं पे जहाँ पे ये पादरी नियुक्त हुए, मॉन्क जहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ, वहीं पे था मटर के पौधे का एक छोटा सा गार्डन। वहीं पे इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पे अपने संकरण के प्रयोग किए। किसके प्रयोग किए? हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, इनहेरिटेंस की स्टडी की। इसके बाद इन्होंने 8 वर्ष तक ऐसे ही जो है अपना जो है एक्सपेरिमेंट पे फोकस किया। फिर उसके बाद से जब उस एक्सपेरिमेंट से जो भी निष्कर्ष निकाले और जो भी सिद्धांत थे उसको नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रखा। इससे जो भी निष्कर्ष और सिद्धांत निकला उसको पादप संकरण के प्रयोग के नाम से प्रकाशित कराया। ठीक है, लेकिन इसके इस कार्य पे, एक्सपेरिमेंट्स पे किसी ने उतना विशेष ध्यान नहीं दिया और लास्ट में 1884 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर इनके जो नियम थे उसको फिर रीडिस्कवरी किया गया, फिर से उसका पुनः खोज किया गया। किसने? फिर 1900 में आते हैं तुम्हारे हाइलैंड के वैज्ञानिक हुगो डिब्रिज, जर्मनी के वैज्ञानिक कॉल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक सेलमन। इन्होंने क्या किया, फिर अपने नियमों के द्वारा मेंडल के नियमों की पुष्टि की और फिर इसको रीडिस्कवर्ड किया और मेंडल, इस तरह से हम लोग जानते हैं मेंडल को आनुवंशिकता का जनक। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर बात करें जेनेटिक्स की, आनुवंशिकता की, तो टर्म्स किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। और फादर किसको माना जाता है? जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इतना मेंडल के बारे में परिचय सबको समझ में आया, इंट्रोडक्शन सबको समझ में आया। अब बढ़ेंगे हम आगे और देखेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से मटर के पौधे में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि विपरीत लक्षण दिए थे। मेंडल ने कौन कौन से मटर के पौधे में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि विपरीत लक्षण जो है दिए थे। देखो पहला क्या था, एक तरफ लिख लो डोमिनेंट, दूसरी तरफ अभी हम लोग समझेंगे मेंडल ने जो टर्म्स दिए तो उसमें डोमिनेंट समझेंगे क्या होता है और रिसेसिव भी समझेंगे क्या होता है। डोमिनेंट और रिसेसिव। यहाँ पे लिख लो कैरेक्टर। प्लांट की हाइट,
लंबाई, पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई में हमें दो तरह के पौधे की हाइट देखने को मिले। एक था टॉल यानी कि लंबा, दूसरा था डॉफ यानी कि बौना। एक था टॉल लंबा, दूसरा था डॉफ यानी कि बौना। फिर हमें देखने को मिला सीड, सीड का शेप, सीड का कलर, सीड शेप, सीड कलर। सीड के शेप में भी हमें दो तरह के सीड की शेप आकार देखने को मिली। क्या? एक राउंड, दूसरा विंकर्ड यानी कि एक गोल, दूसरा झुर्रीदार। थर्ड क्या है? सीड कलर। सीड के कलर में हमें दो तरह के सीड के कलर देखने को मिले। एक था तुम्हारा येलो, दूसरा था ग्रीन। एक था येलो, दूसरा था ग्रीन। अब बात करेंगे प्लांट पोजीशन की। ठीक है, पोजीशन क्या थी, पौधे की स्थिति क्या थी? एक थी ऑक्सिलरी, दूसरा था कॉन्स्ट्रिक्टेड। एक फूली हुई, दूसरी पिचकी हुई। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था फ्लावर कलर, एक था रेड, दूसरा था वाइट। एक था रेड, दूसरा था वाइट। ठीक है, फ्लावर कलर में हमें दो तरह के फ्लावर के कलर देखने को मिले। एक था रेड, दूसरा वाइट। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक और बच गया क्या? पॉड का शेप, फली की आकृति कैसी हुई थी? एक थी पॉड के कलर की बात करें, फली के रंग की बात करें। एक थी, अगर बात करें पॉड की कलर की, तो एक थी ग्रीन, दूसरी थी येलो। समझिएगा कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। एक तो था सीड का शेप। सीड के शेप में भी हमें दो तरह के सीड के शेप मिले। एक राउंड था, दूसरा विंकर था। राउंड जो था डोमिनेंट था और विंकर जो था रिसेसिव ट्रेड था। फिर सीड का कलर देखने को मिला। इसमें भी सीड के कलर में भी दो, डोमिनेंट का था येलो और रिसेसिव क्या थे? ग्रीन। फ्लावर कलर में भी दो फ्लावर कलर देखने को मिले। कौन कौन से? वाइट और वायलेट। वायलेट था तुम्हारा डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव था वाइट। फ्रूट शेप में भी हमें दो तरह के शेप देखने को मिले, फ्लैट और कॉन्स्ट्रिक्टेड। फ्लैट जो था डोमिनेंट था और रिसेसिव जो था कॉन्स्ट्रिक्टेड था। पॉड कलर में भी दो तरह के, एक था ग्रीन जो कि डोमिनेंट था और दूसरा था येलो जो कि रिसेसिव था। नेक्स्ट फ्लावर पोजीशन, एक था एक्जियल जो कि डोमिनेंट था और एक था एपिकल जो कि रिसेसिव था। नेक्स्ट स्टेम हाइट में भी दो तरह की स्टेम की हाइट देखने को मिली। एक था टॉल, दूसरा था डॉफ। डॉफ जो था रिसेसिव ट्रेड था और टॉल जो था डोमिनेंट ट्रेड था। क्लियर है ये कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिले थे मटर के पौधे में। चलो आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मेंडल्स ने अपने लॉ के लिए कौन कौन से टर्म्स दिए थे। ठीक है, कौन कौन से टर्म्स दिए थे, उन टर्म्स को यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। मेंडल ने मटर अपने लॉ के लिए कौन कौन से टर्म्स दिए थे, उन टर्म्स को यहाँ पे, शब्दावली को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जीन की। किसकी? जीन की। अगर बात करें जीन की, किसकी बात करें? जीन की। टर्म्स यूज्ड इन मेंडल लॉ, मेंडल के नियम के लिए कौन कौन से टर्म्स हैं? पहला क्या है? जीन। जीन क्या होता है भाई? अगर हम बात करें जीन की, तो जीन ही डिसाइड करता है कि आपका टेक्सचर कैसा होगा। पहले समझते हैं जीन कहाँ पाया जाता है। ये क्या है? हमारे सेल्स हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी किससे मिलके बनी होती है? भाई सबको पता होगा, 9th में पढ़े होंगे, सेल से मिलके बनी होती है। और सेल्स के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं और इसी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए, डीएनए के अंदर होते हैं जीन। ठीक है, डीएनए के अंदर क्या होंगे? जीन होंगे। अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ इस तरह से जो है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। बस समझाने के लिए रफली डायग्राम में यहाँ बना रहे हैं। यहाँ पे होते हैं न्यूक्लियोलस
ये होते हैं हमारे क्रोमेटिन मटेरियल्स। क्या होते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है इंटेंगल्ड मास होता है। कैसा होता है? इंटेंगल्ड मास होता है, यानी कि उलझा हुआ रहता है। जैसे आपने रील देखा होगा, वो कपड़े सिलने वाला जो रील आता है, ठीक है, धागा, वो देखा होगा। अगर आप जमीन पे उसको ऐसे ड्रॉप कर दें, ठीक है, जमीन पे क्या करें, ऐसे ड्रॉप कर दे, तो देखो कि आप लोग कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलेगी। सेम इसी तरह से स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमेटिन मटेरियल का भी होता है। इसकी भी संरचना कैसी होती है? स्ट्रक्चर कैसा होता है? धागे जैसी होती है, लेकिन उलझा हुआ होता है। इंटेंगल्ड मास होता है, उलझा हुआ होता है। जब ये क्रोमेटिन मटेरियल सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस हो जाता है, चिपक जाता है, तो ये धागे की जैसी एक संरचना बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? क्रोमोसोम्स कहते हैं। यही क्या है? आपका क्रोमोसोम्स है। यही क्या है? क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन होते हैं। अब बात करें जीन की, तो जीन ही डिसाइड करता है कि आपका टेक्सचर कैसा हो, ठीक है। यानी कि आपकी बॉडी की ग्रोथ कितनी जाएगी, आपकी हेयर का कलर कैसा होगा, या आपके नोज का शेप कैसा होगा, ठीक है। ये सब कौन डिसाइड करता है? डीएनए के ऊपर जीन की एक पर्टिकुलर कोडिंग होती है, ठीक है। डीएनए के ऊपर जीन की एक पर्टिकुलर कोडिंग होती है। वो कोडिंग ही डिसाइड करते हैं कि आपका टेक्सचर कैसा होगा, ठीक है। वो कोडिंग ही क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि आपका टेक्सचर जो है कैसा होगा, यानी कि आपके बॉडी का ग्रोथ कितना जाएगा, आपके हेयर का कलर कैसा होगा, आपके नोज का शेप कैसा होगा। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? जीन ही डिसाइड करता है। क्लियर है इतना बात? अगर हम बात करें जीन की, जीन क्या होता है? डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। जीन क्या होता है? अगर डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को ले लें, उसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन क्या होता है? डीएनए का एक टुकड़ा होता है। तो हमारी बॉडी में क्या है? बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं। एक पर्टिकुलर जीन क्या होता है? एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर जीन क्या होता है? एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गुण के रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि एक जीन अभी बताया मैंने कि हमारे हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो दूसरा जीन किसके लिए? हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। या एक जीन जो है हमारे क्या कहते हैं, नोज के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे ही पर्टिकुलर जीन क्या होती है? पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्लियर है भाई जीन के बारे में? जीन के बारे में क्लियर है? नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम लोग एलील्स की। किसकी? एलील्स की। एलील्स या इसे हम लोग कहते हैं एलियोमार्क। देखो, एलील्स की बात करें या एलियोमार्क की बात करें, तो ये जीन का ही डिफरेंट फॉर्म होता है। एलील्स क्या होता है? जीन का ही डिफरेंट फॉर्म होता है। जैसे मान लो मैंने कोई कैरेक्टर ले लिया, प्लांट हाइट, ठीक है। क्या लिया? प्लांट की हाइट, पौधे की लंबाई। अब भाई पौधे की लंबाई के लिए भी क्या होंगे? एक जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे। भाई अभी तो मैंने बताया कि हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लांट के हाइट के भी लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? भाई जाहिर सी बात है, होंगे। प्लांट के हाइट के लिए भी क्या होंगे? एक जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब प्लांट की हाइट में भी हमें कई सारी वेराइटीज मिलती हैं। कोई प्लांट टॉल होता है, तो कोई प्लांट क्या होता है? शॉर्ट होता है, डॉफ होता है, ठीक है। कोई प्लांट लंबा होता है, कोई प्लांट बौना होता है, ठीक है। कोई प्लांट लंबा होता है, कोई प्लांट क्या होता है? बौना होता है। तो ये जो डिफरेंट वेराइटीज मिल रही है हमें एक प्लांट में, यही क्या है? एलील है। जो पी प्लांट में एक डिफरेंट वेराइटीज मिल रही है हमें देखने को, वही क्या है? एलील है, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल ले लें हम, अगर बात करें आई कलर की, ठीक है। किसकी? आई कलर की। तो किसी के आई का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। किसी के आई का कलर क्या होता है? मान लो ब्लू होता है, ठीक है, ठीक है। किसी के आई का कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। किसी के आई कलर का क्या होगा? ब्लू होगा। तो ये जो आई के कलर में हमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज देखने को मिल रही हैं, यही क्या है? हमारा एलील्स है। क्लियर है? ये एलील क्या होता है? जीन का ही डिफरेंट फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस की। होमोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस।
अब ये होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस क्या होता है? जैसे मान लो मैंने लिया क्रोमोसोम्स, ठीक है। अगर बात करें क्रोमोसोम्स की तो सबको पता होगा जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है। और पेयर कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स। अगर इस 23 पेयर क्रोमोसोम्स में से मैंने एक क्रोमोसोम्स का सेट यहाँ पे उठा लिया, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से मैंने एक क्रोमोसोम का सेट जो है यहाँ पे उठा लिया। अब एज्यूम करो, मान लो, सपोज करो इस क्रोमोसोम के सेट पे इस लोकेशन पे आई कलर का एक जीन फिगमेंट है। आई कलर का क्या है? एक जीन फिगमेंट है, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे कैपिटल बी जीन है जो ब्लू कलर का आई फिगमेंट बनाती है, स्मॉल बी है जो कि ब्लैक कलर का आई फिगमेंट बनाती है। तो यहाँ पे ध्यान दो, क्रोमोसोम के सेट पे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? या तो इस क्रोमोसोम के सेट पे कैपिटल बी जीन प्रेजेंट हो, या क्रोमोसोम के सेट पे क्या हो? स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी जीन प्रेजेंट हो। तो ध्यान देंगे यहाँ पे सारे बच्चे, यहाँ पे अगर हम बात करें सेम जीन की, अगर सेम जीन प्रेजेंट हो, कैपिटल बी जीन है, यानी कि जब सेम जीन प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस। अगर एक क्रोमोसोम के सेट पे डिफरेंट जीन प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएंगे? हेटेरोजाइगस। क्या हो जाएंगे? हेटेरोजाइगस। सेम जीन प्रेजेंट है तो होमोजाइगस, डिफरेंट जीन प्रेजेंट है तो हेटेरोजाइगस। अच्छा ये बता दो, ये क्या हो जाएगा? ये होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस होगा? क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हमारा होमोजाइगस। क्यों? क्योंकि सेम जीन प्रेजेंट है। अगर बात करें कैपिटल टी की तो ये भी क्या हो जाएगा? होमोजाइगस, क्योंकि सेम जीन प्रेजेंट है। अगर बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक कैपिटल जीन प्रेजेंट है, एक स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस हो जाएगा। तो ये क्लियर है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। सेम जीन प्रेजेंट है तो होमोजाइगस, डिफरेंट जीन प्रेजेंट है तो हेटेरोजाइगस। सेम जीन प्रेजेंट है तो होमोजाइगस, डिफरेंट जीन प्रेजेंट है तो हेटेरोजाइगस, ठीक है। ये होमोजाइगस हो गए और हेटेरोजाइगस हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे प्योर स्पीसीज की। इसके प्योर स्पीसीज, जब एक ही जाति के लक्षण वाले पौधे में क्रॉस कराते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्योर स्पीसीज। या तो ये क्या होते हैं? समयुग्मजीव होते हैं, या तो कैपिटल होंगे या तो स्मॉल टी होंगे। एक ही लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराते हैं तो वो क्या होता है? प्योर स्पीसीज होता है। और हाइब्रिड स्पीसीज, जब अलग अलग लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराते हैं तो वो क्या होता है? हाइब्रिड स्पीसीज होता है। एक ही लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराएंगे वो क्या हो जाएंगे? प्योर स्पीसीज। अगर अलग अलग लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? हाइब्रिड स्पीसीज हो जाएंगे। मान लो अगर हमने क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये अलग अलग लक्षण हमने लिया तो ये क्या हो जाएंगे? तुम्हारे हाइब्रिड स्पीसीज हो जाएंगे। एक ही लक्षण लेते हैं तो प्योर स्पीसीज, अलग अलग लेते हैं तो हाइब्रिड स्पीसीज, ठीक है। इतना क्लियर है? जिन सबको समझ में आया, एलिस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, प्योर स्पीसीज हो गया, हाइब्रिड स्पीसीज हो गया। अब हम बात करेंगे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की। जीनोटाइप एंड जीनोटाइप। अगर बात करें फिनोटाइप की, फिनोटाइप क्या होता है? यानी कि लक्षण प्रारूप। तो वो देखो, कोई भी जब ऑर्गेनिज्म बनता है, प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है, तो उसके एक लक्षण ये होते हैं कि जिसको हम अपने आंखों से आसानी से देख सकते हैं कि भाई उसका जो है बॉडी का कलर कैसा है, ठीक है, उसके नोज का शेप कैसा है, या आई का उसके कलर कैसा है, या उसका नेचर कैसा है, जिसको हम अपने आंखों से देख के बता सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखाई देता है। तो उसके दिखने वाली चीज को ही हम कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई दे रहा है, उसके दिखने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप यानी कि किस तरह के गैमेट से मिलके बना है। जीनोटाइप यानी कि किस तरह के गैमेट से मिलके बना होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझो, मान लो ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है तुम्हारा, इस फ्लावर का कलर है मान लो ब्लू है, इस फ्लावर का कलर रेड है, इस फ्लावर का कलर मान लो वाइट है, ठीक है।
इस फ्लावर के लिए क्या होंगे, फ्लावर कलर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या होगा, कैपिटल बी कैपिटल बी। इसके लिए क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसके लिए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो इसको तो हम फ्लावर को देख के बता सकते हैं हाँ कि हाँ ये ब्लू कलर का है, ये रेड कलर का है, ये वाइट कलर का है। ये तो हमें दिखाई दे रही है कि इसका रंग कैसा है, ठीक है। इसको हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि हाँ ये फ्लावर जो है ये ब्लू कलर का है, एक जो फ्लावर हमें दिख रही है वो रेड कलर का है, या ये जो फ्लावर दिख रही है ये वाइट कलर का है। तो इसको हम देख के बाहर से बता सकते हैं इसका कलर कैसा है। तो ये क्या है, फिनोटाइप, यानी जिसको हम बाहर से देख के बता दें कि ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई दे रहा है या जो फ्लावर है वो कैसा दिखाई दे रहा है, यानी वो क्या है, फिनोटाइप। और ये किस तरह के गैमेट से मिलके बना हुआ है, ठीक है, किस तरह के गैमेट से मिलके बना हुआ है उसे कहते हैं जीनोटाइप। क्लियर है ये फिनोटाइप और जीनोटाइप। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड और हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड क्या होते हैं, तो देखो समझो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नर है एक मादा है, इसमें एक एक गैमेट्स मिलके क्या होगा, निषेचन होगा, ठीक है, क्या होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, ठीक है। ये मेल है ये फीमेल है, एक एक गैमेट्स मिलके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इससे जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, जो संतान होगा, उसे हम कहेंगे हाइब्रिड यानी कि संकर, हाइब्रिड यानी कि संकर, ठीक है। मेल है फीमेल है, गैमेट मिलके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे या जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग कहेंगे हाइब्रिड यानी कि संकर। नेक्स्ट है F1 एंड F2 जनरेशन। क्या है, F1 एंड F2 जनरेशन, यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट F1 एंड F2 जनरेशन। सिंपल सा है, ये क्या है तुम्हारे पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, पैतृक पीढ़ी से यानी पेरेंटल जनरेशन से जो ऑफस्प्रिंग चाइल्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या है, F1 जनरेशन। और इस F1 जनरेशन से जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, स्वपरागण से क्या होगा, जो चाइल्ड F1 जनरेशन के स्वपरागण से जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग कहते हैं F2 जनरेशन। उसे क्या कहेंगे, F2 जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन से जो चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ उसे F1 जनरेशन, और के स्वपरागण से क्या हुआ, जो चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ उसे F2 जनरेशन। F1 जनरेशन के स्वपरागण से जो चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ उसे क्या कहेंगे, F2 जनरेशन कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। पहले बात करेंगे मोनोहाइब्रिड की। मोनोहाइब्रिड में क्या होता है, हमेशा एक ही लक्षण को लेके क्रॉस कराया जाता है। मोनोहाइब्रिड में एक ही कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। पुष्प के रंग में हमें दो तरह के पुष्प के रंग देखने को मिलते हैं। क्या, एक होता है रेड लाल फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, एक होता है रेड, दूसरा होता है वाइट। एक होगा वाइट रेड, दूसरा होगा वाइट। रेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, वाइट को स्मॉल आर से, ठीक है। मोनोहाइब्रिड में हमेशा एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है। जिस कैरेक्टर को कंसीडर किया, पुष्प का रंग, हमने एग्जांपल क्या देखा, पुष्प का रंग लेंगे यानी कि फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में हमें दो तरह के फ्लावर कलर देखने को मिलते हैं, एक रेड और दूसरा वाइट। जो रेड होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, वाइट जो होता है वो अप्रभावी लक्षण होता है। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। डोमिनेंट
एंड रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं? डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं? ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट्स वो होता है जो पेरेंट से उसके संतान में दिखाई दे। वो कैरेक्टर जो पेरेंट से उसके संतान में दिखाई देता है उसे हम लोग कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, पेरेंट से जो उसके संतान में दिखाई देगा उसे कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट, और जो नहीं दिखाई देता है, छुपा रह जाता है, उसे कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये फादर है, ये मदर है, इनसे चाइल्ड जो प्रोड्यूस हुआ। मान लो फादर के आई का कलर अगर है ब्लैक, फादर के आई का कलर कैसा है? ब्लैक है। मदर के आई का कलर है तुम्हारा मान लो ब्लू है। ठीक है, और जो यहाँ पे चाइल्ड है, चाइल्ड के आई का कलर अगर होता है ब्लैक, अगर क्या होता है? आई का कलर ब्लैक होता है, तो किसके कैरेक्टर चाइल्ड में दिखाई दे रहे हैं? फादर के कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। फादर के भी आई का कलर क्या है? ब्लैक, और चाइल्ड के भी आई के कलर क्या है? ब्लैक। यानी कि वो जो कैरेक्टर पेरेंट्स उसके संतान में दिखाई देते हैं वो होता है डोमिनेंट, और जिसके नहीं दिखाई देते हैं वो होते हैं रिसेसिव। तो यहाँ फादर क्या है? डोमिनेंट हो जाएंगे, मदर क्या हो जाएंगी? रिसेसिव हो जाएंगे। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं कि फादर ही क्या हो? डोमिनेंट हो, मदर क्या हो? रिसेसिव हो। ऐसा भी हो सकता है अगर मान लो चाइल्ड का जो है आई का कलर अगर ब्लू हो जाता है, क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है, तो यहाँ पे मदर तुम्हारी हो जाएंगे डोमिनेंट और फादर क्या हो जाएंगे? रिसेसिव। यानी कि जिसके कैरेक्टर बच्चे में दिखाई दे रहे हैं वो हो जाएगा डोमिनेंट, और जिसके नहीं दिखाई देते हैं वो हो जाते हैं रिसेसिव। ये समझ में आया डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्या होता है? एक ही कैरेक्टर को हम लोग कंसिडर करते हैं। हमने एग्जांपल लिया फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में दो फ्लावर कलर देखने को मिलते हैं, एक होता है रेड, दूसरा होता है वाइट। एक होता है रेड, दूसरा होता है वाइट। रेड क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट्स होता है, और वाइट क्या होता है? रिसेसिव ट्रेट्स होता है। अब ये हैं पेरेंटल जनरेशन। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से गैमेट पॉसिबल हैं। यहाँ पे क्या हो जाएंगे गैमेट? कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब क्या होगा? अब क्रॉस कराएंगे, क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी कि यहाँ पे सारे कैसे फ्लावर मिले हमें? रेड फ्लावर मिले। कैसे फ्लावर मिले? रेड फ्लावर मिले। ठीक है, यही है क्या आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब नेक्स्ट बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है भाई, तो इतना क्लियर है सबको? मेंडल ने जो जो टर्म्स दिए थे वो सभी लोग को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जीनोटाइप क्या होते हैं, फेनोटाइप्स क्या होते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए थे। ठीक है, मेंडल के लॉ के बारे में यहाँ पे हमने जानना है। मेंडल लॉ, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए थे। तो देखो ध्यान देना, मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। कौन कौन से लॉ? एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम। थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने ये 3 लॉ दिए थे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक एक करके समझते चलते हैं इसको। अगर बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस की यानी प्रभाविता के नियम की, तो ये होता क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस? इसमें मेंडल ने क्या बताया? तो देखो मैंने मोनोहाइब्रिड आप लोग को बताया था। मेंडल ने इसे मोनोहाइब्रिड से समझाया था। किससे एक्सप्लेन किया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस से जो है इसको एक्सप्लेन किया था। देखो मोनोहाइब्रिड में बताया था हमेशा एक ही कैरेक्टर को लिया जाता है। ठीक, किस कैरेक्टर को लिया मेंडल ने? प्लांट का हाइट। प्लांट के हाइट में भी 2 तरह के प्लांट्स देखने को मिले, एक था टॉल दूसरा डॉफ। एक था टॉल दूसरा
डॉफ था। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जब भी डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स का साथ में क्रॉस कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब भी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स का साथ में क्रॉस कराते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो हमेशा सारे के सारे प्लांट हमें कैसे मिलते हैं, टॉल मिलते हैं भाई, यानी कि डोमिनेंट मिलते हैं। सारे सारे प्लांट कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। यानी कि जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव का साथ में हमने क्रॉस करवाया तो सारे के सारे प्लांट कैसे मिले, डोमिनेंट मिले। सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे, डोमिनेंट थे, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को क्या कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था, रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको समझते हैं थोड़ा क्रॉस से। देखो मोनो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मेंडल ने किसे एक्सप्लेन किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया था। पहला किस कैरेक्टर को कंसीडर किया, प्लांट के हाइट को। किसको कंसीडर किया, प्लांट के हाइट को। प्लांट के हाइट में मैंने आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताया था, दो तरह के प्लांट देखने को मिलते हैं, एक टॉल होता है, दूसरा डॉफ होता है। एक लंबा होता है, दूसरा बौना होता है। टॉल को रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर से, कैपिटल टी से, डॉफ को स्मॉल टी। टॉल मैंने बताया था डोमिनेंट ट्रेड्स होता है, डॉफ रिसेसिव ट्रेड्स होता है। टॉल डोमिनेंट ट्रेड्स, डॉफ रिसेसिव ट्रेड्स। डोमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से। टॉल को रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, डॉफ को रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन है। अब देखने हैं कौन कौन से गैमेट पॉसिबल हैं। तो गैमेट देखो, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी, इधर सेम हो जाएगा स्मॉल टी। अब कराने हैं क्रॉस हमें या निकालना है F1 जनरेशन। तो देखो हमेशा टॉल का पहला करवाते हैं डॉफ के पहले से, क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। टॉल का दूसरा डॉफ के दूसरे से, क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। टॉल के पहला डॉफ के पहले से तो करवा दिया था, अब करवाएंगे टॉल का पहला डॉफ के दूसरे से, क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये लास्ट करवाते हैं टॉल का दूसरा डॉफ के पहले से, क्या मिलेगा भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे के सारे प्लांट कैसे मिले, टॉल मिले। सारे के सारे प्लांट कैसे मिले F1 जनरेशन में, टॉल मिले। तो मेंडल ने यही तो बताया था फर्स्ट लॉ में, लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि जब भी टॉल और डॉफ की यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव का साथ में हमने क्रॉस करवाया तो जो डोमिनेंट वाला है खुद को रिप्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है, और रिसेसिव वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं करता। यही क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। सिंपल सा है, ठीक है। सारे के सारे प्लांट कैसे मिल रहे हैं F1 में, टॉल मिल रहे हैं यानी कि डोमिनेंट मिल रहे हैं। डोमिनेंट वाला खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, रिसेसिव वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। सिंपल सा है ये, ठीक है। F1 जनरेशन निकाल के आप बात करेंगे F2 जनरेशन की, ठीक, निकाल लेते हैं यहीं पे। मान लो यहाँ पे निकालते हैं, चलो दिख रहा है सभी बच्चों को, F2 जनरेशन निकालना है हमें। देखो F1 जनरेशन, जो पेरेंटल जनरेशन से जो जनरेशन है उसे F1 जनरेशन, F1 से जो जनरेशन नई जनरेशन आएगी उसे F2 जनरेशन। अब F1 से क्या करते हैं, दो गैमेट्स हम ले लेंगे यहाँ पे। मान लो यहाँ पे हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखने हैं कौन कौन से गैमेट पॉसिबल है। तो यहाँ पे दो तरह के गैमेट पॉसिबल है, ठीक है। कैपिटल टी हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा, इधर भी कैपिटल टी हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। अब पीनेट स्क्वायर से इसको देखेंगे, क्रॉस भी करवा सकते हो लेकिन पीनेट स्क्वायर से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जितने गैमेट्स उतना बॉक्स। कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी। ये तो मैंने मोनोहाइब्रिड में सारी चीजें आप लोग को बता दी थी। तो देखो फिनोटाइप की अगर बात करें, फिनोटाइप मैंने आप लोग को बताया था, क्या अभी तो पढ़ा हमने फिनोटाइप क्या होता है, लक्षण प्रारूप, वो कैरेक्टर जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं। तो यहाँ पर टॉल प्लांट कितने हैं और डॉफ कितने हैं। टॉल की अगर बात करें 1 2 3, टॉल कितने हैं भाई, टॉल की बात करें 3, डॉफ की बात की जाए तो 1, डॉफ कितने हैं 1। रेशियो क्या हो गया, 3:1 हो गया। बात करें जीनोटाइप की, कितने तरह के गैमेट से मिलके बने हैं, तो अभी वो भी बताया कितने तरह के गैमेट से मिलके बने। एक है कैपिटल टी, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा है स्मॉल टी। कैपिटल टी कितना है, 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2 है। स्मॉल टी कितना है, 1 है।
यानी कि जीनोटाइप क्या हो गया, 1:2:1 आ गया। यही है मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। हमेशा प्रभावी लक्षण खुद को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, क्लियर है सारे बच्चों को। चलिए अब बात करेंगे दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ऐसे को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। समझते हैं इसमें क्या होता है। देखो, हम जब भी जीन लेते हैं तो हमेशा पेयर में ही लेते हैं, या तो कैपिटल टी का पेयर लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का पेयर लेते हैं, या स्मॉल टी का पेयर लेते हैं। क्लियर है बात, हमेशा जीन हम किस में लेते हैं, पेयर में लेते हैं। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये क्या हो जाते हैं, जीन सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जीन हमेशा हम लेते हैं पेयर में, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इनका पृथक्करण हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। यही है पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है बात, पेयर में जीन रहता है लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक, यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझते हैं, मेंडल ने इसको भी किससे समझाया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही समझाया था। ठीक, हमें क्या मिला था, गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर में है, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी। कराएंगे क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, वही सेम है। जीनोटाइप क्या आया, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी 1:2:1। और तुम्हारा फिनोटाइप टॉल रेशियो ऑफ कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा टॉल कितने हैं इसमें, 1 2 3 टॉल हैं, डॉग 1 है, वही हो जाएगा 3:1। यही है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, यानी मेंडल का दूसरा नियम। क्लियर है बात, हमेशा गैमेट जो तुम्हारा जीन रहता है पेयर में रहता है, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये इसका पृथक्करण हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। अब बचा है लास्ट थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको समझते हैं थोड़ा। देखो, इसको मेंडल ने समझाया था डाई हाइब्रिड क्रॉस से। मैंने आप लोग को बताया है डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। इसमें 2 कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है। ठीक, हमने लिया था सीड में भी 2 तरह के सीड देखने को मिली थी, एक था सीड का शेप, दूसरा था सीड का कलर। ठीक है, एक था सीड का शेप, दूसरा था सीड का कलर। सीड के शेप में भी 2 तरह के सीड के शेप, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। राउंड था डोमिनेंट, विंकल्ड था रिसेसिव। सीड के कलर में भी 2 तरह के, एक येलो एक ग्रीन। येलो था डोमिनेंट और ग्रीन था रिसेसिव। ठीक है, चलिए समझते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। देखो, जब 2 लक्षण को लेके क्रॉस कराया जाता है, जब 2 कैरेक्टर को लेके अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो दोनों कैरेक्टर्स के जो जीन होते हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, अगले गैमेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, अगले युग्मक में अगले गैमेट में चले जाते हैं, और स्वतंत्र रूप से और इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, अपना कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस करते हैं, अपना लक्षण जो है प्रदर्शित करते हैं। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको मेंडल ने समझाया था डाई हाइब्रिड क्रॉस से। समझते हैं,
दो कैरेक्टर को लिया, सीड का शेप, सीड का कलर। सीड के शेप में एक राउंड था, एक विंकल था, तो डोमिनेंट को हमने एक पास कर लिया, राउंड हो जाएगा। और येलो, दोनों क्या है, प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट ट्रेट। इधर विंकल्ड और ये सारी चीजें भी मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप लोग को बताया, सेम वही है, विंकल्ड और ग्रीन। चलो, राउंड येलो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से और कैपिटल वाई से। विंकल्ड को सेम उल्टा हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये तो है क्या, पेरेंटल जनरेशन। गैमेट देखेंगे, दो तरह के गैमेट पॉसिबल हो सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, सेपरेट है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इधर सेम हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्रॉस कराएंगे, थोड़ा क्रॉस कराओ तो, राउंड येलो का विंकल्ड ग्रीन से क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम दूसरा का दूसरे से क्या मिलेगा, सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस दूसरे का इस पहले से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर दूसरे का पहले से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सारे के सारे प्लांट कैसे मिले, राउंड और येलो। कैसे मिले, राउंड और येलो मिले। जब दो लक्षण का आपस में लेके हम क्रॉस कराते हैं तो दोनों लक्षण के जीन जो होते हैं स्वतंत्र रूप से गैमेट्स में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना जो भी कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, ये क्या हो गया, F1 जनरेशन। सारे के सारे प्लांट कैसे मिले, राउंड और येलो मिले। अब हमको देखने हैं F2 जनरेशन। अब निकालेंगे हम F2 जनरेशन। तो देखो, कोई भी दो गैमेट्स ले लेंगे, क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, सेम इधर भी हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। भाई अब बताओ इसमें कितने गैमेट पॉसिबल है, कितने गैमेट पॉसिबल होंगे, ध्यान दो। 4 तरह के गैमेट पॉसिबल हो सकते हैं। कौन कौन से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर यही कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर सेम वही हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर है बात। चलो, अब निकालने हैं हमें, अब कराएंगे क्रॉस करवा सकते हो क्या भाई, इम्पॉसिबल है। बनाएंगे पीनट स्क्वायर से निकालेंगे इसकी पॉसिबिलिटीज। अब बनाएंगे पीनट स्क्वायर और पीनट स्क्वायर से निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटीज। चलो बनाते हैं। कितने गैमेट हैं, 4 गैमेट हैं। कितने बॉक्स बनाएंगे, कितने स्क्वायर्स होंगे, देखो, हाँ, 1 2 3 और 4। इधर से भी 4 ले लेंगे, 1, अरे भाई पीछे चला गया, 2 3 और लास्ट 4। ठीक है, गैमेट क्या था, क्या मिला था गैमेट हमें, ध्यान देना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यही तो मिले थे ना गैमेट। इधर सेम था, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक, अब कराने हैं हमें, देखने हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे पॉसिबल हैं। देखो क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दी हैं डाइहेब्रिड क्रॉस में। यहाँ पे समझते चलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक एक गैमेट लेते जाते हैं, बॉक्स में भरते जाएंगे। मान लो देखो कैपिटल आर हो गया, फिर इधर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और लास्ट स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर है बात? चलो अब देखते हैं कौन कौन से इसमें शेप हैं और कौन कौन सी कलर इसमें मिले हुए हैं। देखो कैपिटल आर यानी कि राउंड, ध्यान देना। कैपिटल आर राउंड बताया था मैंने। स्मॉल आर विंकल के लिए रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल वाई येलो के लिए, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। अब देखते चलो यहाँ पे ये क्या है, कैपिटल है यानी कि राउंड है, कैपिटल वाई यानी कि येलो है। किस तरह के प्लांट्स मिले, राउंड और येलो। कैपिटल आर है यानी कि राउंड है, कैपिटल वाई है यानी कि येलो है। इधर कैपिटल आर और कैपिटल वाई यानी कि राउंड और येलो। इधर भी सेम वही है, राउंड और येलो। कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, राउंड येलो। कैपिटल आर है, स्मॉल आर क्या है, ग्रीन है, क्या हो जाएगा, राउंड और ग्रीन हो जाएगा। कैपिटल आर है, राउंड हो जाएगा, कैपिटल वाई है, येलो हो जाएगा। इधर राउंड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये स्मॉल आर विंकल्ड हो जाएगा और येलो हो जाएगा। ये स्मॉल आर विंकल्ड हो जाएगा और येलो हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड हो जाएगा और येलो हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ये भी राउंड हो जाएगा, येलो हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, स्मॉल वाई ग्रीन। ठीक, स्मॉल आर विंकल्ड और येलो, ये हो जाएगा विंकल्ड और ग्रीन। देखो अब आप बात करेंगे यहाँ पे कितने राउंड येलो हैं, कितने प्लांट्स राउंड येलो हैं, कितने तुम्हारे राउंड ग्रीन हैं, कितने विंकल्ड येलो हैं और कितने विंकल्ड ग्रीन हैं। तो देखो काउंट करो तो थोड़ा, राउंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कहीं और दिख रहे हैं क्या राउंड येलो? नहीं। चलो कितने हैं राउंड येलो, 9 है। राउंड ग्रीन कितने हैं, काउंट करो तो 1 2 और 3 है। ठीक है, और कहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, यानी कि राउंड ग्रीन कितने हैं, 3 है। विंकल्ड ग्रीन काउंट करो, सॉरी विंकल्ड येलो काउंट करो, 1 2 3। ये भी कितने हैं, 3 है। विंकल्ड ग्रीन तुम्हारा 1 है, विंकल्ड ग्रीन कितना है, 1 है। रेशियो क्या आ गया, 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। रेशियो क्या आ गया, 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 रेशियो यहाँ पे आ गया। राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, राउंड येलो 3 और राउंड विंकल्ड 1 है। तो तुम्हारा रेशियो क्या आ गया, 9 रेशियो 3 रेशियो 1 आ गया। ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कि हुआ कंप्लीट। क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बच गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन, उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे।
सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की जाए, यानी कि किसी भी एनिमल्स में या मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमंस में ये कैसे डिटरमाइंड होता है, जो ह्यूमन का चाइल्ड है होगा उसका जो सेक्स है वो मेल होगा या फीमेल, नर होगा या मादा है। ठीक, अगर बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की तो ये अलग अलग स्पीसीज में इसका मैकेनिज्म जो होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी में ये जेनेटिकली होती है, जेनेटिकली होती है, किसी में नॉन जेनेटिकली। अगर बात करें जेनेटिकली की तो ये किसमें होता है, ह्यूमंस में। अभी इसको भी हम लोग को देखना है। और नॉन जेनेटिकली में, नॉन जेनेटिकली की बात करें तो इसमें जीन का किसी तरह का रोल नहीं होता, जीन का रोल नहीं होता। तो फिर कैसे होता है, देखो अगर हम बात करें टर्टल की, कछुए की, ठीक, क्रोकोडाइल, स्नेल्स, नॉन जेनेटिकली की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का जीन का रोल नहीं होता है। देखो इसमें कैसे पता चलेगा कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे, आने वाला जो ऑर्गेनिज्म है क्या है, मेल है या फीमेल है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो फर्टिलाइज एग है वो किस टेम्परेचर पे रखा गया है, जो भी फर्टिलाइज एग है वो किस टेम्परेचर पे रखा गया है उस पर डिपेंड करता है कि जो एनिमल्स निकलेगा, जो ऑर्गेनिज्म निकलेगा वो नर होगा या मादा, यानी कि मेल होगा कि फीमेल होगा। क्लियर है बात। अगर ये बात करें टर्टल की, टर्टल की अगर बात करें तो इसका जो फर्टिलाइज्ड एग है अगर वो 33 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में फीमेल प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, 33 डिग्री सेल्सियस है तो फीमेल प्रोड्यूस होंगी। 28 डिग्री सेल्सियस है तो ज़्यादा मात्रा में मेल प्रोड्यूस होंगे। और दोनों के बीच में टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो समान मात्रा में मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अगर टर्टल की बात करें 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो फीमेल, अगर फर्टिलाइज एग जो 28 डिग्री सेल्सियस पे है तो मेल, और 28 और 33 के बीच में है तो दोनों सेम मात्रा में, समान मात्रा में मेल और फीमेल प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट बात करें क्रोकोडाइल की, तो इसमें देखा जाता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है अगर 31 डिग्री टेम्परेचर पे है, 31 डिग्री टेम्परेचर पे है तो ज्यादा मात्रा में तुम्हारे मेल प्रोड्यूस होंगे, मेल प्रोड्यूस, ठीक है, मेल प्रोड्यूस होंगे। अगर यही टेम्परेचर जो है 31 डिग्री सेल्सियस है तो फीमेल प्रोड्यूस होंगे, फीमेल प्रोड्यूस होंगे। ठीक, अगर ऐसी बात करें स्नेल्स की, तो एक स्नेल्स की अगर बात की जाए तो एक ही इंडिविजुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों में प्रेजेंट होता है। यानी कि जो ये स्नेल्स होता है, घोंघा होता है, ये अपना लिंग यानी कि सेक्स परिवर्तित करता रहता है, चेंज करता रहता है। कभी ये मेल हो जाता है और कभी फीमेल हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। टर्टल में 33 डिग्री सेल्सियस फीमेल, 28 डिग्री सेल्सियस मेल, दोनों के बीच में दोनों प्रोड्यूस होंगे मेल और फीमेल समान मात्रा में। क्रोकोडाइल में 33 डिग्री सेल्सियस मेल और 31 डिग्री सेल्सियस फीमेल। स्नेल्स में एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर इतना बात। अब हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आनुवंशिक फॉर्म में यानी जेनेटिकली कैसे ये डिटरमाइन होता है ह्यूमंस में। अगर बात करें ह्यूमंस की तो मैंने आप लोग को बताया था क्रोमोसोम्स के बारे में, इसके बारे में, गुणसूत्र के बारे में। अगर क्रोमोसोम्स की बात करें इसके नंबर कितने होती हैं, 46 होती हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मैंने आप लोग को बताया था उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो एकदम फिक्स होती है। कितनी होती है, 46 होती है। पेयर कितनी होती है, 23 पेयर होती है। कितने पेयर होती हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम्स की संख्या होती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, सब में क्रोमोसोम की संख्या, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग एनिमल्स में देखने को मिलेगी। ये ह्यूमंस की यहाँ पे बात की जा रही है। ह्यूमंस में कितने होते हैं, 46 पेयर 23। तो देखो जो 44 क्रोमोसोम्स होता है, अगर बात करें नंबर की तो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 22 पेयर क्रोमोसोम्स जो होता है इसे हम कहते हैं ऑटोसोम्स। और लास्टवा जो एक क्रोमोसोम्स होता है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है
ये होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, लिंग गुणसूत्र। तो इसी के बारे में यहाँ पे हम लोग को बात करना है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में यहाँ पे बात करना है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो मेल में होता है XY, फीमेल में होता है XX। मेल में होता है XY, फीमेल में होता है XX। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, स्पर्म। ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवम या एग। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। ऑटोसोम प्लस XY, 44 प्लस 2 46। इसमें होता है 44 प्लस XX। देखो, जब भी एक स्पर्म से क्या होता है, यहाँ पे 2 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एक गैमेट से क्या होता है, 2 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के द्वारा। ड्यूरिंग द मियोसिस, मियोसिस क्या होता है, मियोसिस में एक मदर सेल से क्या होता है, 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। एक सेल से क्या होता है, मियोसिस में 2 सेल्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्पर्म से क्या होगा, यहाँ पे 2 स्पर्म्स का निर्माण होगा, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। दोनों स्पर्म्स में क्या है, हाफ हाफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 22 प्लस एक्स इधर 22 प्लस वाई। ठीक है, आधे आधे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे और एक्स वाइज क्या कर जाएंगे, सेपरेट कर जाएंगे। एक में 22 प्लस एक्स, दूसरे में 22 प्लस वाई। सेम यहाँ पे भी होगा, ओवम में भी। एक ओवम से क्या होगा, 2 ओवम का निर्माण होगा। दोनों में हाफ हाफ क्रोमोसोम्स, 22 प्लस एक्स एक्स, इधर 22 प्लस एक्स। ठीक है, 44 का आधा 22, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट कर जाएंगे। एक्स इसमें आ जाएगा, एक एक्स इसमें आ जाएगा। ठीक, अब करवाएंगे इसमें फ्यूजन। देखो अब कैसे ये डिटरमाइन होता है कि जो चाइल्ड हो रहा है वो मेल होगा, उसका सेक्स, या फीमेल होगा। तो ये डिटरमाइन होता है ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट या फर्टिलाइजेशन के समय। ठीक है, गैमेट के फ्यूजन के दौरान या फर्टिलाइजेशन के समय ये निर्धारित होता है। तब होगा इनका फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो देखो कौन सा स्पर्म किस एग के साथ, किस ओवम के साथ फर्टिलाइज कर रहा है, इस पे डिपेंड करेगा जो चाइल्ड होने वाला है उसका लिंग मेल है या फीमेल है। तो देखो यहाँ पे 22 प्लस एक्स जो स्पर्म है, क्रोमोसोम्स है, अगर वो फर्टिलाइज होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन के 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम के साथ, तो हो जाएगा एक्स एक्स, यानी कि क्या होंगी, डॉटर, पुत्री। अगर यही स्पर्म जो है इस ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है, 22 प्लस वाई वाला स्पर्म 22 प्लस एक्स वाले ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है, तो क्या मिलेगा, एक्स वाई, और क्या हो जाएगा, सन, यानी कि पुत्र प्रोड्यूस होगा। क्लियर है बात। ये तो था क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन। मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्म, फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवम। क्रोमोसोम की संख्या 44 प्लस एक्स वाई मेल में, और फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स। अब क्या होता है, ये एक स्पर्म से क्या होता है, ड्यूरिंग द मियोसिस ये 2 में बढ़ जाता है, और दोनों स्पर्म जो होते हैं, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हाफ चले आते हैं, और एक्स वाई क्या कर जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं। सेम यहाँ पे क्रोमोसोम्स हाफ हाफ और एक्स एक्स सेपरेट कर जाएंगे। अब क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, या कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन के समय। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, तो अगर ये एक्स इस एक्स के साथ कैरी करेगा तो एक्स एक्स यानी कि डॉटर, ये वाई इस एक्स के साथ कैरी करेगा यानी कि एक्स वाई यानी कि मेल, सन। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है हेरिडिटी वो हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, इन शॉर्ट ही देखने वाले हैं हम क्या, इवोल्यूशन। ठीक है, इन शॉर्ट वीडियो रहेगा हमारा इवोल्यूशन का, जो नेक्स्ट टर्म में हम लोग इसको देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।